हेलो दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ सर्वनायक विस्तार सीरीज़ के भाग 2 के बारे में। और भाग 1 में जैसे मैंने सर्वनायक विस्तार के पहले 4 पार्ट्स कवर किए थे, इस भाग में मैं सर्वनायक विस्तार का 5th और 6th पार्ट को कवर करूँगा। तो पहले आपको पार्ट्स के नाम बताया देता हूँ। 5th पार्ट का नाम है प्रकोष्ठ के कैदी और 6th पार्ट का नाम है रेत का शहंशाह। और ऑफ कोर्स ये दोनों ही कॉमिक मेरे पास RCSG वाली प्रिंट है। और एक बार आपको फुल कवर आर्ट भी दिखा देता हूँ दोनों कॉमिक्सों के। कवर के आर्ट वर्क और कलरिंग बहुत ज़्यादा बढ़िया है दोनों ही कॉमिक्स के, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। और दोनों ही कॉमिक्स के MRP 400 रुपीज़ है। बहुत बढ़िया कवर आर्ट बनाया है, कलरिंग तो और भी चार चांद लगा रहा है। बस इसमें फर्दर आगे बढ़ने से पहले बस एक चीज़ बड़ी अजीब है जो मैं बात करना चाहता हूँ। जैसे RCSG ने सर्वनायक के 3 पार्ट लाए थे, सर्वग्रहण, सर्वायुध और सर्वसमर। उन तीनों पार्ट्स को इसी साइज़ में प्रिंट किया था। और स्थापत्य खंड को भी इसी साइज़ में प्रिंट किया था। ऑफकोर्स की जो न्यू कॉमिक्स आती हैं उनको इसी साइज़ में प्रिंट करते हैं, लेकिन मज़े की बात ये है कि सर्वनायक विस्तार का जो ये वाला पार्ट है ये नॉर्मल साइज़ में प्रिंट किया। और ऑफ कोर्स कि जैसे मैंने बताया कि इसकी MRP 400 रुपीज़ है, इसकी MRP भी 400 रुपीज़ है, लेकिन साइज़ डिफरेंट का कारण समझ में नहीं है कि क्यों इस फॉर्म में प्रिंट किया। तो चलिए, तो शायद बाद में पता चले, यह इस चीज़ का शायद ना ही पता चले, लेकिन एक कंसर्न था। तो स्टोरी स्टार्ट होती है पुराने टाइम में, जहाँ एक 3700 साल पहले राजनगर में एक तानाशाह होता है जिसका खौफ चारों तरफ होता है, जिसे रोकने के लिए शुक्राल आता है। और एक चीज़ कहना चाहूँगा कि दोनों ही कॉमिक्स के आर्ट वर्क और कलरिंग बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। तो लड़ाई होती है तो एंड में शुक्राल उस तानाशाह को मार देता है, लेकिन हाँ, उस तानाशाह में कुछ अब अद्भुत चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से वो सर्वाइव कर जाता है। लेकिन हाँ, वो शुक्राल को मार देता है, लेकिन शुक्राल भी उसको मार देता है। ठीक है, तो उस तानाशाह के जो दूसरे सैनिक लोग होते हैं वो उसकी बॉडी को उठा के उसको मम्मीफाई कर देते हैं। फिर कहानी शिफ्ट होती है प्रेजेंट टाइम में, जहाँ स्वर्ण नगरी में जो कैदी थे वो बहुत ज़्यादा आतंक मचा रहे हैं, तोड़ फोड़ कर रहे हैं, बहुत तबाही का मंजर है यहाँ पे। तो स्वर्ण नगरी के लोग इन सब से डील कर रहे होते हैं कि इतने में ही नागराज की एंट्री हो जाती है। तो सीन शिफ्ट होता है ध्रुव के ऊपर, जो काली पहाड़ी के ऊपर अब एक दुश्मन से निपट रहा होता है। लड़ाई बहुत ज़्यादा आगे तक चलती है कि लास्ट में फेसलेस आ जाता है और ध्रुव की हेल्प करता है। तो वापस सीन शिफ्ट होता है स्वर्ण नगरी में, जहाँ कुछ तैयारी की जाती है। तो ये सभी जो पोर्शन ये पढ़ने में काफ़ी मज़ेदार है। अब ध्रुव भी आ चुका है उसमें स्वर्ण नगरी में, और ये एक्चुअली पता चलता है कि नागराज फिजिकली वहाँ अपीयर नहीं हुआ, वो अपनी योग शक्ति से अपीयर हुआ है, लेकिन वो जानबूझ के नहीं हुआ, अपीयर हुआ।
ये लिखा भी हो कि ये एक विचित्र संयोग है कि जो अ, मुझे स्वर्ग नगरी की तरफ ले गया। तो समहाउ एक तरह से ये नागराज की एक नई पावर है। तो बहुत ही ज़्यादा एक्शन सीक्वेंस आपको देखने को मिलेगा। काफ़ी पुराने कैरेक्टर्स का आपको अपीयरेंस देखने को मिलेगा यहाँ इस पार्ट में। एक चीज़ मज़ेदार ये है कि जैसे RCSG की कोई भी न्यू कॉमिक हो उसमें पेज नंबर नहीं होते, लेकिन इस वाले पार्ट में पेज नंबर मेंशन किया हुआ है, जबकि ऐसा कभी होता नहीं है। अब देख सकते हो कि आर्टवर्क कलरिंग बहुत ही ज़्यादा शानदार है। तो एक्शन सीक्वेंस आपको भर भर के इस पार्ट में देखने को मिलेंगे। सभी लोग इकट्ठा हो चुके हैं। एक्चुअली क्या है कि इस पार्ट में मतलब कहानी तो है, लेकिन कहानी से ज़्यादा एक्शन सीक्वेंसेस बहुत ज़्यादा हैं। इतने मतलब आइकॉनिक एक्शन सीक्वेंसेस जैसे आपको इसके प्रीवियस पार्ट में आपको देखने को मिला था, जब नागराज वर्सेस नागधन चल रहा था। तो इसी में ऐसा दिखाया जाता है कि धनंजय मारा गया है नागराज के सामने, जिसकी वजह से नागराज का गुस्सा जो होता है वो ट्रिगर होता है। और वो जो उसके नागफनी सर्प होते हैं वो पूरे अपने शरीर में लपेट लेता है, बहुत भयंकर तरीके से उन विलन्स को छकाता है। तो चंडकाल को हराने में कामयाब हो जाता है। लेकिन मतलब क्या है कि बहुत इसमें आइकॉनिक सीन देखने को मिलेगा आपको। बाद में नागराज चंडकाल के ऊपर काबू पा लेता है, लेकिन एक ट्विस्ट देखने को मिलेगा आगे चल के कि और हाँ, इसके साथ साथ जो स्वर्ण नगरी के जो कैदी थे जो छूट गए थे उनको वापस से बंदी बना लिया जाता है। और एक ट्विस्ट निकल के आता है कि धनंजय मरा नहीं था। वो ध्रुव ने एक चाल चल के नागराज के दिमाग के साथ कुछ छेड़खानी की ताकि नागराज की जो पावर है वो अल्ट्रा लेवल पे ट्रिगर हो जाए। तो ये वाला पार्ट यहीं पे ख़त्म होता है। अब बारी आती है रेत का शहंशाह कॉमिक की। तो कहानी की शुरुआत वहीं से होती है कि हाँ, डोगा को जब पता चलता है कि जो काल पहली है वो आंके सावन से मिला हुआ है। तो बस उसी का ही ये कंटिन्यूशन है। एक्शन सीक्वेंस डोगा का इसमें भरपूर देखने को मिलेगा। ताबड़तोड़ एक्शन, डायलॉगबाजी, इतना मज़ेदार ये सीक्वेंस रहता है कि हालांकि इस पूरे ही पार्ट में डोगा का एक्शन ही एक्शन देखने को मिलेगा। तो वो जो रेत का शहंशाह था जिसको अपने प्रीवियस पार्ट में यानी कि प्रकोष्ठ के कैदी में देखा था, जिसको मम्मीफाई किया गया था, उसको जगा दिया जाता है। तो ये सब क्यों होता है, ये सब जानने के लिए आपको ये पार्ट पढ़ना पड़ेगा। तो काफ़ी अच्छी स्टोरी बिल्ड की है इसमें। तो वही होता है कि हाँ मतलब जो दूसरे जो विलन्स लोग होते हैं वो मौका दे के भाग जाते हैं। डोगा कालू को पहले थोड़ा मारता है, फिर ऑफ कोर्स कि कालू भी उसको चकमा दे के भाग जाता है। तो डोगा अपनी जो उसकी है लोकेशन जहाँ पे जिसको वो
जिसको अपने गुप्त अड्डे यानी कि डोगालिसिस में एनालाइज करने के लिए जाया जाता है। तो उसके बाद सीन शिफ्ट होता है पास्ट में, जहाँ अश्वराज और गोजो का वो सीन कंटिन्यू होता है। और दूसरी तरफ पूरा शिरोमणि जो काफ़ी बूढ़ा दिखाया गया पुराने टाइम में, तो इसकी भी एक अलग कहानी चल रही होती है। और आपको इसी पोर्शन में योद्धा की एंट्री को देखने को मिलेगी। तो ये सब क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ऑफ कोर्स जानने के लिए आपको ये स्टोरी पढ़नी पड़ेगी। तो इसमें बहुत कुछ चीज़ें हैं, हालांकि प्रॉपर से बताया नहीं, लेकिन हाँ काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो स्टोरी को और भी इंटरेस्टिंग बना देता है। तो अब सीन शिफ्ट होता है महाराष्ट्र में, और यहाँ पे कुछ टूरिस्ट आए होते हैं। तो आके सामने जिस रेत के शहंशाह को जगाया था, तो दोनों मिलके तबाही मचाते हैं। तो इधर में क्या होता है, डोगा की एंट्री हो जाती है एक धमाकेदार स्टाइल में। और वो कालू काल पहेलिया को भी पकड़ लेता वहाँ पे। तो यहाँ पे भी बहुत सारा एक्शन सीक्वेंस देखने को मिलता है, ख़ास तौर पे जैसे अब जैसे डोगा ने इस सीन में जैसे ओवरकोट पहना हुआ है और फुल हथियार से लैस है। तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार एक्शन सीक्वेंस देखने को मिलता है। और जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि इन दोनों कॉमिक्स के आर्ट वर्क और कलरिंग प्रीवियस की तरह बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और शानदार है। तो एक दो बार फिर से आगे सामने और वो रेत का शेषा गायब हो जाते हैं। तो इस बार डोगा कालू को भाग नहीं देता। तो ये दोनों मिलके मिस्ट्री सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो पहुँचते ये लोग फिर रेत के शहंशाह से भिड़ जाते हैं। और अगेन एक्शन सीक्वेंस भरपूर देखने को मिलता है। तो सीन वापस शिफ्ट होता है पास्ट में, जहाँ अश्वराज और गोजो को ज्वाइन कर लिया योद्धा ने। तो बहुत ही ज़्यादा देखो, प्रीवियस पार्ट में सारा फोकस जो था वो उस पर था, स्वर्ग नगरी के ऊपर। लेकिन इसमें क्या है कि ऑफ कोर्स की मेजर पार्ट जो फोकस है वो रेत के शहंशाह के ऊपर है, लेकिन पैरेलली दूसरी चीज़ों के ऊपर भी गौर किया गया है, जो कि इस पार्ट को और भी इंटरेस्टिंग बनाता है। ये देखो, कलरिंग आर्टो क्या शानदार है। इसमें एक समय कुंजी का भी जिक्र होता है। वो क्या है, वो ऑफकोर्स कि आपको जानने के लिए स्टोरी पढ़नी ही पड़ेगी। लेकिन हाँ, एक रहस्यमय करेक्टर दिखाया गया है, अब ये पता नहीं कौन है। तो सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट टाइम में। अगेन बहुत सारा एक्शन सीक्वेंस देखने को मिलता है। तो रेत का शहंशाह फुल भारी पड़ रहा होता है। डोगा अपने हथियारों से लैस, मतलब इस पार्ट में डोगा ने भरपूर, मतलब इतना तगड़ा एक्शन दिखाया कि मज़ा आ गया। बाद में पता चलता है कि आंखें सामन तो जस्ट रेत के शहंशाह का इस्तेमाल कर रही थी ताकि वो तुतिन खामेन को जगा सके। तो यहाँ पे भी जब उसको पता चलता है रेत के शहंशाह को कि उसके उसके साथ धोखा हुआ है, कि आंखें सामने ने धोखा दिया है। एक्चुअली क्या है कि पहले आंखें सामने ने रेत के शहंशाह को वो जैसे होता है कि राजा जहाँपन ऐसे बोल के
उसको अपने जाल में फंसाया था, लेकिन जब पलट जाती है कि उसका जो मेन मोटिव था वो तो तेंतु को जगाने के लिए था। जब उसको पता चलता है कि आंखें सामन ने विश्वासघात किया तो बहुत पागल हो जाता है, तो वो आंखें सामन और तूतिन खामन से भिड़ जाता है। तो बहुत तगड़ा एक्शन सीक्वेंस देखने को मिलता है। एक्चुअली क्या है कि डोगा पहले ही उसको हरा चुका था, तो डोगा ने तुतेंतु का मतलब इसी सीन में तो उसको तो हरा देता तुतेंतु को। तो उसके बाद जो तुतेंतु दिखाया जाता है वो एक्चुअली पता चलता है कि डोगा ने ही तुतेंतु का, सॉरी तुतेंतु नहीं, तुतिन खामेन का मास्क पहन लेता है, जिससे वो रेत के शहंशाह से भी निपटता है, प्लस आंखें सामन को भी शक्तिहीन कर देता है। तो चलो ठीक है कि आंखें सामन को वो हरा देता है, लेकिन वो उस फेस मास्क से पीछा नहीं छुड़ा पाता। तो जिस उससे मतलब उस डोगा को उस मुसीबत से बचाने के लिए काल पहली आता है, और वो डोगा को उससे बचा लेता है। तो क्या होता है कि जो तुतेंतु, सॉरी तुतिन खामेन और मास्क वो सब गायब हो जाता है। एक्चुअली क्या है कि बार बार बीच में जो तुतेंतु से निकल रहा है कि तुतिन खामेन और तुतेंतु में बहुत वो एक तुतिन वाला बढ़िया करेक्टर है। और ऑफ कोर्स कि तुतिन जैसे बताया कि तुतिन खामेन और तुतेंतु में दोनों में कॉमन है तुतिन नाम। तुतिन खामेन तो बढ़िया करेक्टर है ही, तुतेंतु भी बढ़िया करेक्टर है। तो और आयरनी इस पार्ट में जब सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे CNN के मेंबर्स होते हैं, तो वहाँ पे तुतेंतु की भी एंट्री होती है, रात की रानी की भी एंट्री होती है। तो ये कुछ बड़ा प्लान करने की सोचते हैं। तो वो क्या होता है वो अभी तक कुछ पता नहीं है, क्योंकि ऑफ कोर्स कि इसका जो आगामी पार्ट है स्वर्ण शत्रुओं का महासंग्राम, वो अभी तक नहीं आई है। तो ये पार्ट बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार था। तो फ़िलहाल के लिए जैसे सरवनाई एक मेन सरवनाई सीरीज़ का एक विराम लग चुका था, क्योंकि उसके आगे एक पार्ट्स नहीं आए हैं। तो वैसे ही सरवनाई विस्तार का जो ये भाग 2 है, तो यहीं पे इसको विराम देते हैं। जब आगे के पार्ट्स आएंगे तो तब कवर करेंगे आगे के पार्ट्स को। तो ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।